तो एक्स्ट्रा एग्जाम यूट्यूब चैनल की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपने सेशन को आगे की ओर बढ़ाएंगे और जीव विज्ञान का अगला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं नियंत्रण एवं समन्वय। अर्थात नियंत्रण एवं समन्वय से जितने प्रकार के इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाले हैं, जिसका विश्लेषण हम आपके सामने करने जा रहे हैं। यदि आप नए हैं तो हमारा विश्लेषण अवश्य थोड़ा सा देख लें ताकि आपको फायदा हो, आगे की ओर बढ़ते रहें। और ये विश्लेषण ऐसा विश्लेषण होगा जिसमें आपको एक एक ऑप्शन का विश्लेषण किया जाएगा, जिसमें इसके अलावा ऑप्शन के अलावा जो भी इंपॉर्टेंट बातें होगा उस सब के बारे में आपको साथ साथ बताया जाएगा, ताकि आपको किसी प्रकार के एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आए तो आप जल्दी से उसका आंसर दे सके। ये बिहार बोर्ड के लिए तो है, लेकिन इसके साथ साथ इस टॉपिक से अगर किसी भी एग्जाम में आपसे प्रश्न आते हैं या पूछे जाते हैं तो आपसे छूटने वाला नहीं है। तो हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे वीडियो में बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं, पहला प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा देखिए टॉपिक यही था, नियंत्रण में समन्वय। पहला प्रश्न की ओर आते हैं। पहला प्रश्न क्या है, आपके सामने आ गया। पहला प्रश्न कर रहा है कि हार्मोन स्रावित होता है। सबसे पहला प्रश्न यही है, शुरू करते हैं हार्मोन से। अब बताइए हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन ए दिया गया है, ऑप्शन अंतःस्रावी ग्रंथि से, बी बहिःस्रावी ग्रंथि से, सी नलिका ग्रंथि से, डी इनमें से कोई नहीं। कहाँ से हार्मोन स्रावित होता है, इसका जवाब देखिए। यदि आप जानते हैं ग्रंथि के बारे में जानना चाहें तो हमारे शरीर में दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, मुख्य रूप से दो प्रकार के। हालांकि ऐसे ग्रंथियां तीन प्रकार की पाई जाती है। एक ग्रंथि को कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरा को बोलते हैं बहिःस्रावी ग्रंथि। देखिए ग्रंथि की अगर बात करें, ग्रंथि के बाद तो तीन प्रकार का होता है। एक ग्रंथि को अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, दूसरा बोलते हैं बहिःस्रावी ग्रंथि, बहिःस्रावी। तीसरा होता है मिश्रित ग्रंथियां। मिश्रित ग्रंथियां यानी कहीं अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। शॉर्ट में यहाँ लिखें, खाली अंतः मतलब अंतःस्रावी को समझना, अंतःस्रावित ग्रंथियां। ये बहि मतलब बहिःस्रावी ग्रंथियां, ये मिश्रित ग्रंथियां मतलब दोनों मिला होता है। अब बारी बात समझते हैं कि क्या होता है इसे। देखिए अंतःस्रावी कहने का मतलब ऐसा नहीं कि वह अंदर होता है और बहिःस्रावी का मतलब बाहर होता है, नहीं, दोनों शरीर के अंदर ही होता है, दोनों शरीर के अंदर ही होते हैं, अंतःस्रावी हो चाहे बहिःस्रावी हो। अब इसका काम क्या है, देखिए जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो सब ग्रंथि हार्मोन का स्राव करता है। ये सब हार्मोन का स्राव करता है, और ये हार्मोन स्राव जब करता है तो हार्मोन रक्त की मतलब रक्त के नली में मिला देता है। यानी इसके लिए कोई अलग से नली की आवश्यकता नहीं होती है, यह रक्त मार्ग में इंक कर देता है। जहाँ जहाँ से रक्त प्रवेश करता है उसी रक्त में मिला के भेजता है, जहाँ आवश्यकता हो तो वहाँ भेजता है। अगला है बहिःस्रावी ग्रंथि। बहिःस्रावी ग्रंथि से एंजाइम स्रावित होता है, एंजाइम। और ये एंजाइम के लिए रक्त मार्ग में नहीं प्रवेश होना चाहिए, ये इसके लिए अलग से एक नली की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको नलिका युक्त कहते हैं, नलिका युक्त भी कहते हैं, नलिका युक्त। इसको बोलेंगे नलिका विहीन, इसको बोलेंगे नलिका विहीन कहेंगे। तो अब देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है, हार्मोन। बहिःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है, एंजाइम। और मिश्रित ग्रंथि से दोनों निकलते हैं, जैसे अग्नाशयी ग्रंथि मिश्रित है, एंजाइम भी निकलता है, हार्मोन भी निकलता है। और भी ऐसे लीवर है, वो भी एक प्रकार का मिश्रित ग्रंथि है। मतलब जो भी मिश्रित ग्रंथियाँ होगा जिसमें से हार्मोन भी निकलेगा और एंजाइम निकलेगा, दोनों निकलेगा। तो इस प्रश्न की ओर बढ़ते, देखिए प्रश्न क्या करा है, हार्मोन स्रावित होता है, तो आपका ऑप्शन होगा ये अंतःस्रावी ग्रंथि से। क्लियर है, हार्मोन कहाँ से हुआ, तो बोलेंगे हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि से। अगर पूछता है एंजाइम तो कहीं बहिःस्रावी ग्रंथि से कहते। अब इसमें थोड़ा सा और क्वेश्चन बढ़ा के पूछता कि बताइए हार्मोन जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होता है उससे निकलने वाला हार्मोन, क्या उसमें नली की आवश्यकता होती है, तो बोलेंगे नहीं, यह नलिका विहीन होता है, इसमें नली की आवश्यकता नहीं होता है। लेकिन बहिःस्रावी ग्रंथि होते हैं, इससे एंजाइम निकलता है और इस एंजाइम को निकलने के लिए एक अलग से नली की आवश्यकता होती है। अब दोनों थोड़ा समझते हैं। जैसे हार्मोन रक्त में मिल जाएगा, एंजाइम रक्त में नहीं निकला। जैसे एंजाइम का मतलब जैसे आपके नाक से निकलता है नेटा, वो भी एक प्रकार का एंजाइम है। आपके मुंह में निकलता है, मुंह में लार बनता है, वो भी एक प्रकार का एंजाइम है। कान से निकलता है, वो भी एक प्रकार का एंजाइम है। ये सब स्थान से निकलने वाला एंजाइम होता है, उसमें रक्त मार्ग में नहीं मिलता है। अगर रक्त मार्ग में मिल गया तो बहुत खराबी होता है, मतलब बहुत बड़ा समझिए खतरा बीमारी है। जैसे कोई कान से खून निकल गया तो समझिए कि वो कान से खून निकला, वहाँ से निकलना चाहिए, एंजाइम निकल रहा है हार्मोन, तो बड़ा परेशानी में होता है। तो आप खैर आपका पहला प्रश्न इसका आंसर होगा अंतःस्रावी ग्रंथि से। क्लियर है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न दूसरा प्रश्न है। अगर इस तरह से प्रश्न अगर मिले तो आप बना सकते हैं। थोड़ा सा स्किप करते हैं, कहीं डिस्टर्बेंस हो रहा है। चलिए दूसरा प्रश्न है, कह रहा है ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है। जो घेघा रोग होता है किसके कारण से होता है, घेघा रोग के बारे में पूछा रहा है कि किसके कमी के कारण से होता है। अब ऑप्शन ये है चीनी की कमी से,
ऑप्शन बी है आयोडीन की कमी से, सी रक्त की कमी से, डी मोटापा से। तो घेघा रोग की अगर बात किया जाए तो होता है आयोडीन की कमी से। किस कमी से? आयोडीन की कमी से घेघा रोग उत्पन्न होता है। किस कमी से होता है? घेघा रोग। रक्त की कमी से बात किया जाए तो एनीमिया रोग होता है, उसको अरक्तता भी कहते हैं। रक्त की कमी से एनीमिया रोग होता है। और मोटापा से तो कई प्रकार के रोग होते हैं, जितना भी बहुत तरह के रोग, मतलब मोटापा कहने का मतलब रोगों का एक बीमारी, रोगों का घर आता है। तो आपका आंसर होगा ये आयोडीन की कमी से होता है ग्वाइटर अथवा घेघा रोग होता है। क्लियर है? अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न है थायरॉक्सिन के बारे में पूछा रहा है कि थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ होता है। जो थायरॉक्सिन होता है कहाँ होता है? तो देखिए थायराइड ग्रंथि से निकलता है थायरॉक्सिन। यकृत, लीवर से निकलता है, जैसे लीवर से निकलता है पित्त, वो जाकर है पित्ताशय में जमा होता है। और कई प्रकार के हार्मोन भी निकलते हैं। अगला वृक्क, वृक्क है किडनी, किडनी के ऊपर ग्रंथि पाए थे अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। और यह वृषण, वृषण से, वृषण के पास एक वृषण के पास एक ग्रंथि होता है, उसको बोलते हैं अधिवृषण। वृक्क के ऊपर अधिवृक्क और वृषण के ऊपर अधिवृक्क। और यकृत तो खुद ग्रंथि है जिससे पित्त निकलता है। और थायराइड कहाँ पाया जाए? इथायरॉक्सिन, मतलब थायराइड से निकलता है थायरॉक्सिन। लिख लीजिएगा थायराइड से थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन। और इसके बाद क्या जाए यकृत, यकृत से निकलता है पित्त, यानी पित्त बनता है यकृत में, पित्त बनता है और जमा होता है पित्ताशय में, पित्ताशय लिखेंगे, पित्ताशय, पित्ताशय से निकलता है। लेकिन बनता कहाँ से है? पित्त बनता कहाँ है? तब यानी कहेंगे यकृत यानी लीवर में। अगला वृक्क, वृक्क के ऊपर ग्रंथि पाया था उसको बोलते हैं अधिवृक्क, अधिवृक्क, अधिवृक्क ग्रंथि। उसके बाद वृषण के ऊपर होता है अधिवृषण, अधिवृषण। तो इसमें आपका आंसर कौन होगा? पूछा थायरॉक्सिन का स्रावन होता है तो थायराइड से, थायराइड से होता है थायरॉक्सिन। क्लियर है? अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न है मानव में डायलिसिस थैली है, डायलिसिस करने वाला थैली कौन है? डायलिसिस कहना का मतलब रक्त को छानने की क्रिया। रक्त में जितना भी गंदगियाँ होता है, हानिकारक पदार्थ होते हैं, जैसे यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, जो हानिकारक पदार्थ है, क्रिएटिनिन हो गया, जो भी है वो सब बाहर निकालने का काम करता है, यानी उसी को हम लोग कहेंगे डायलिसिस। देखिए यानी रक्त को छानने की क्रिया कहाँ होता है? तो बोलेंगे नेफ्रॉन से, नेफ्रॉन से। क्यों? क्योंकि नेफ्रॉन ही हमारे किडनी में पाया था और नेफ्रॉन ही उत्सर्जन तंत्र का क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई कहलाता है और यही रक्त को छानने की क्रिया करता है। न्यूरॉन क्या है? तो न्यूरॉन तो हमारा शरीर को नियंत्रण करने वाला है। न्यूरॉन एक प्रकार का, न्यूरॉन से बना हुआ हमारे शरीर का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर जो न्यूरॉन का ही होता है, जो हम लोग किसी प्रकार की सूचना को ग्रहण करते हैं, सूचनाओं को समझते हैं, ये आवेग में बदलता है, ये सब न्यूरॉन काम है। अगला माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को तो पावर हाउस कहते हैं, ऊर्जा घर कहते हैं। यहाँ पे ऊर्जा बनता है हमारे शरीर के लिए। शरीर की कोशिका के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनता है। तो आपका ऑप्शन होगा कौन? डायलिसिस की थैली कौन है? नेफ्रॉन है। क्लियर है? अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न पर विचार कीजिएगा। थोड़ा सा ये क्वेश्चन है ना कि बार बार क्वेश्चन आने वाला प्रश्न है। पाचन तंत्र भी आपको मिलेगा, श्वसन तंत्र भी मिलेगा और यहाँ भी प्रश्न मिल गया है। प्रश्न कहा जा रहा है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया, आप बताइए। इसका विश्लेषण भी पहले भी कर चुके हैं। अगर आप वीडियो पाचन तंत्र का नहीं देखें, पहला चैप्टर का जयप्रक्रम का, उसको अवश्य देख लें, उसमें भी इसका वर्णन किया गया है, विश्लेषण से किया गया है। तो भोजन का पचना होता है अपचयन अभिक्रिया। कौन होता है? अपचयन। आप यदि आपको उपचयन, अपचयन, संयोजन, वियोजन आपको घटना ये सब समझना है तो हमारे केमिस्ट्री का क्लास होगा, उस क्लास में जाकर के प्ले लिस्ट में देखिए, उसमें बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव का प्रश्न है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन होगा? अपचयन। क्लियर है? अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि कौन सा पादप नियंत्रक कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है? मतलब कौन सा पादप नियंत्रक है, मतलब पादप हार्मोन है जिसका उपयोग फल के विक्रेता अर्थात फल बेचने वाला व्यापारी करता है। मतलब कौन सा हार्मोन है पादप हार्मोन? देखिए अगर पादप हार्मोन के बारे में बात की जाए तो पादप हार्मोन को होता है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक और एक और होता है ये इथाइलिन। तो ये कई प्रकार के होते हैं। तो इसमें कह रहा है फल को बेचने वाला था, फल जो बेचने वाला व्यापारी होता है तो क्या करता है, फल को क्या करता है कृत्रिम रूप से पकाता है, पेड़ में पूरा पकने नहीं देता है, वह कच्चे में तोड़ लेता है उसको, ताकि लंबे समय तक अपनी इच्छा से पका सके उसको। जब बेचना होता है उसको पहले से कुछ दिन पहले क्या करता है उसके ऊपर एक प्रकार का एंजाइम लगाता है, हार्मोन लगाता है, लगाने के बाद से वह क्या होता है पक जाता है। तो उसके ऊपर लगाता है इथाइलिन का लगाता है, क्या लगाता है? इथाइलिन। ये इसको फलों को पकाने वाला कहते हैं, फलों को पकाने वाला हार्मोन कहते हैं।
यह कृत्रिम रूप से फल को भी क्या करता है, पकाता है। यह गैस के रूप में पाया जाता है, ऐसे ये गैस के रूप में पाया जाता है। अगला है ऑक्सीजन। देखिए ये ऑक्सीजन क्या करता है, तो यह ऑक्सीजन पेड़ की लंबाई बढ़ाने का काम करता है। जितने ही प्रकार के पेड़ है उस समय ऑक्सीजन निकलता है, वह लंबाई बढ़ाने का काम करता है। यह ऊपर भाग में होता है, जब किसी किसी का ऊपर वाला शीर्ष काट देते हैं तो उसके ऊपर से नहीं बढ़ता, क्यों, क्योंकि उसका ऑक्सीजन ही क्या किया, निकाल दिया गया। उसके बाद जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन जिब्रेलिन क्या करता है, तना की संख्या बढ़ाता है, फूल की संख्या, पत्ती की संख्या बढ़ाता है, हरा भरा खूब हरा रखता है, ये बढ़ाने का काम करता है जिब्रेलिन। एफसीसी क्या करता है, एफसीसी उल्टा प्रतिक्रिया करता है, ऑक्सीजन और जिब्रेलिन को रोकने का काम करता है कौन, एफसीसी। एफसीसिक एसिड कहता है ये ऑक्सीजन और जिब्रेलिन मतलब लंबाई बढ़ने नहीं देगा, ब्रांच की संख्या बढ़ने नहीं देगा, फूल पत्ती की संख्या बढ़ने नहीं देगा। तो यहाँ आंसर कह रहा है, प्रश्न कर रहा है कि फल को बेचने वाला किसका उपयोग करता है, तो फल को बेचने वाला इथाइलिन का उपयोग करता है, जो कृत्रिम रूप से फल को पकाने का काम करता है। तो आपका ऑप्शन होगा सी। क्लियर है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न है वह संरचना करे, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करता है, उद्दीपन को पहचान करने वाला संरचना क्या है, तो बोलेंगे ये ग्राही, इसको रिसेप्टर बोलते हैं। उद्दीपन को पहचान करता है, ये प्रभाव डालता है उद्दीपन पर, उत्तरदायित्व होता है, समझता है इसके बारे में। यह है संरचना जो उद्दीपन का पहचान करने वाला है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या जी, ग्राही। आपका ऑप्शन होगा ए। क्लियर है। अगला प्रश्न कर बढ़ते हैं। देखिए ये सब प्रश्न है ना, बिहार बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं और पिछले वर्ष जो पूछते आ रहे हैं उन सभी प्रश्नों का विश्लेषण किया जा रहा है, ताकि ये सब प्रश्न कभी अगला एग्जाम में आ जाए तो आप उसको आसानी से बना सकते हैं। यदि इन सब प्रश्नों का आप विश्लेषण नहीं किए होंगे, नहीं पढ़े होंगे, आप छोड़ देंगे कि सब प्रश्न नहीं आएगा, पूछा गया है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ये प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं, बार बार पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की है, मतलब दोनों है, अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बाह्यस्रावी ग्रंथि है, अर्थात एंजाइम भी निकालता है और हार्मोन निकालता है, अर्थात कहेंगे मिश्रित ग्रंथि। तो अगर मिश्रित ग्रंथि की बात की जाए तो ऑप्शन ये होगा अग्नाशय ग्रंथि। यह अग्नाशय है जो मिश्रित ग्रंथि है, इससे एंजाइम भी निकलता है और हार्मोन भी निकलता है, एंजाइम भी निकलता है और हार्मोन निकलता है, दोनों चीज निकलता है। अब ये थायराइड, पैराथायराइड, ये पिट्यूटरी, ये सबसे हार्मोन निकलता है, इससे क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है। क्लियर है। आपका ऑप्शन कौन होगा, ये अग्नाशय। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होता है, किडनी के दोनों ओर ऊपर स्थित होता है। अगर वृक्क के बारे में देखा जाए, किडनी के ऊपर जैसे संरचना बनाते हैं इसको वृक्क, यह है वृक्क का संरचना। तो इस दो किडनी होता है तो एक बनाए, इसके ऊपर पाया जाता है, पहले बता चुके, अधिवृक्क कहते हैं इसको। इसको हालांकि अधिवृक्क नहीं है तो इसको एंड्रिल, एक नाम और है एंड्रिनल ग्रंथि। कौन ग्रंथि, एंड्रिनल। तो आपका ऑप्शन होगा कौन, डी, एंड्रिनल ग्रंथि। देखिए ये गोनन ग्रंथि है, ये जनन ग्रंथियां है, जनन ग्रंथि, गोनन ग्रंथि मतलब कहते हैं इसको जनन ग्रंथि कहते हैं। यह पिट्यूटरी ग्रंथि, इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं, सभी ग्रंथियों का मास्टर, इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं, सभी ग्रंथियों पर यह नियंत्रण करता है, इसलिए इसको पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यह अग्नाशय, अग्नाशय के बारे में बताएं कि यह मिश्रित ग्रंथि है, अग्नाशय, अमाशय के बाद अग्नाशय, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन यहाँ से ही निकला था। तो प्रश्न कर रहा है कि दोनों प्रकार का कर रहा है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर पाया स्थित होता है, तो बोलेंगे एंड्रिनल ग्रंथि। कौन ग्रंथि, एंड्रिनल ग्रंथि होता है। क्लियर है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, ये प्रश्न आप लोग पढ़ करके अच्छा से समझ के बनाइए, क्योंकि प्रश्न है ना, प्रश्न देखने में इसके मतलब प्रश्न का लेवल कठिनाई के लेवल का लग रहा है, लेकिन उतना कठिन है नहीं, आप इसको आसानी से बना भी सकते हैं। कर है, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है, ध्वनि को ग्रहण करने वाला कौन सा अंग है जिससे हम सुन सकते हैं, ग्रहण कर, ध्वनि को ग्रहण कर सकते हैं। ऑप्शन यह है प्रकाश ग्राही अंग, प्रकाश ग्राही अंग तो प्रकाश ग्रहण करने वाला होता है। बी, घ्राण ग्राही अंग, ये घ्राण ग्राही होगा, घ्राण ग्राही अंग, घ्राण ग्राही अंग। अगला है श्रवण ग्राही अंग, तो सुनने वाला होता है तो उसको बोलते हैं श्रवण ग्राही अंग, सुनने वाला श्रवण ग्राही अंग। ये स्पर्श करने वाला होता है स्पर्श ग्राही अंग, स्पर्श करता है, कोई चीज टच करता है तो अनुभव होता है, उसको बोलते हैं स्पर्श ग्राही स्पर्श ग्राही अंग कहते हैं। यह है घ्राण ग्राही अंग। ये घ्राण ग्राही अंग क्या करता है, तो गंध बताने का काम करता है, जैसे किसी प्रकार का गंध आसपास बदबू आ रहा है या सुगंध अच्छा आ रहा है, वो पहले से पता करता है कौन, ये घ्राण ग्राही अंग पता करता है। लेकिन इसमें कह रहा है कि ध्वनि ग्रहण करने वाला, तो बोलेंगे श्रवण ग्राही, श्रवण मतलब सुनने वाला अंग कहेंगे इसको। क्लियर है। आपका ऑप्शन होगा कौन, सी होगा।
देखिए प्रश्न कितना आसान था, लेकिन लग रहा था कि बहुत हार्ड प्रश्न है। पढ़ लें इसको से। ध्वनि ग्रहण करने वाला, तो श्रवण मतलब सुनना, ग्रहण करना मतलब सुनना, इसी से बन जा रहा था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है, वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है। वृक्क के ऊपर कौन सा ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि जो वृक्क के ऊपर पाया जाता है, अर्थात वृक्क मतलब किडनी, किडनी के ऊपर पाया जाता है। देखिए वृक्क के ऊपर की ग्रंथि की बात की जाए तो पाया जाता है अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क, वृक्क के ऊपर अधिवृक्क, वृक्क के ऊपर अधिवृक्क। या देखिए ये पीयूष ग्रंथि, ये मस्तिष्क में पाया जाता है, इसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। मस्तिष्क में पाया जाता है, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यह है पीनियल ग्रंथि। ये पीनियल ग्रंथि का मतलब नींद आने वाला ग्रंथि है। ये मास्टर ग्रंथि के बगल में ग्रंथि होती है पीनियल ग्रंथि, इसको नींद आने वाला ग्रंथि भी कहते हैं। यही इसी कारण से नींद आता है। जैसे 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 उम्र बढ़ते जाता है तो पीनियल ग्रंथि का सूखते जाता है। और जब छोटा बच्चा होता है तब पीनियल ग्रंथि में बहुत ज़्यादा ग्रंथि में पीनियल ग्रंथि में ज़्यादा मात्रा में बड़ा होने से, यानी बड़ा होने से बच्चे को नींद ज़्यादा आता है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर उम्र बढ़ता है तो ग्रंथि छोटे हो जाते हैं, और छोटे हो जाने के बाद से नींद नहीं आने लगता है। जैसे जैसे बूढ़ा होता है तो बूढ़े लोगों को नींद नहीं आता, अर्थात उसमें पीनियल ग्रंथि का होता है, सूख जाता है, वो इनएक्टिव हो जाता है, एक्टिव नहीं रह पाता है। तो पीनियल ग्रंथि बन गए नींद आने वाला ग्रंथि। इसको मास्टर का मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ये है मास्टर ग्रंथि, ये मास्टरों के मास्टर ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि, क्योंकि नींद आने वाला ग्रंथि है, सबको कंट्रोल करने में रहता है। ये पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि इसको कहते हैं, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। यह है पीनियल ग्रंथि, नींद आने वाला ग्रंथि। यह अधिवृक्क ग्रंथि जो वृक्क के ऊपर, किडनी के ऊपर पाया जाता है। इससे एक प्रकार का हार्मोन निकलता है, वो हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है। इसी कारण से बहुत तेज से गुस्सा, कोई गुस्से में छत से कूद जाएगा, गुस्से में कोई भी किसी प्रकार कार्यक्रम में घटना कर सकता है, तो यही से निकलता है, अधिवृक्क ग्रंथि से वो निकलता है। आगे के प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है, अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं। पेड़ पौधे में नियंत्रण करने वाला को पादप नियंत्रण कहते हैं। उत्पन्न होता है, कहाँ उत्पन्न होता है पेड़ पौधे में नियंत्रण करने वाला? देखिए बढ़ते तने के अग्रभाग पर, बी बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, सी फ्लोएम की संवाहन नलिकाओं पर, डी ए और बी दोनों। तो देखिए जो अधिकतर कर पादप नियंत्रक, पादप नियंत्रक को करने वाला मतलब इसको नियंत्रण करने वाला, न ज़्यादा बढ़ने देगा, लंबाई न ज़्यादा बढ़ेगा, न ज़्यादा इसका ब्रांच बढ़ने देगा, न फल फूल पत्ते जाते बढ़ने नहीं देगा, तो इसको बोलते हैं एब्सिसिक एसिड बोलते हैं, एब्सिसिक एसिड या हार्मोन कहते हैं। ये क्या करता है, ऑक्सिन और जिब्रेलिन के प्रभाव को कम करता है। ऑक्सिन ऊपर की ओर लंबाई बढ़ाता है और जिब्रेलिन ब्रांच की संख्या, कन्नी की संख्या बढ़ाता है। पेड़ पौधे में फलों की संख्या, फूलों की संख्या बढ़ाने का काम करता है। तो ये दोनों के प्रभाव को रोकता है कौन? एब्सिसिक अम्ल, अर्थात एब्सिसिक एसिड करता है। तो अर्थात ये दोनों, एब्सिसिक अम्ल तो दोनों को प्रभाव करता है, दोनों के नियंत्रण करता है, न ज़्यादा ऊपर बढ़ देगा न ज़्यादा कन्नी बढ़ देगा, नॉर्मल रखेगा। तो इसलिए ऑप्शन होगा ए और बी दोनों, क्योंकि बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर भी और बढ़ते तने के अग्रभाग पर भी, मतलब जड़ के अग्रभाग भी है, उसको भी क्या करता है, नियंत्रण करता है, ज़्यादा बढ़ा नहीं होने देता है, दोनों पर नियंत्रण करता है। ये फ्लोएम के संवाहन नलिका पर नियंत्रण नहीं कर पाता है, वो इसका लिए नियंत्रण नहीं करता है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल इसका नियंत्रण नहीं करता है, नहीं तो तीनों हो जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन ए भी होगा, बी भी होगा, इसलिए डी में दिया गया ऑप्शन ए और बी दोनों। क्लियर है? अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या करा है। प्रश्न है, बीज रहित फलों को बनने को कहते हैं। करा है कि बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं, मतलब ऐसा फल जिसमें बीज नहीं रहता है, बीज रहित फल कहते हैं। तो उस फल को बनने की विधि क्या कहलाता है? तो उसको अनिषेच फल कहते हैं, मतलब उसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। निषेचन क्रिया नहीं होती है तो उसको बोलते हैं अनिषेक फल या अनिषेच, यानी अंडपी कह सकते हैं इसको, अनिषेक फल। ठीक है, अनिषेक अंडपीठ, अनिषेक फलन, ये अग्र प्रभाविका, इनमें से कोई नहीं। तो देखो बीज को, बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं, तो इसे बोलेंगे अनिषेक, अनिषेक फलन कहेंगे। अनिषेक फलन, अनिषेक अंडपी, इसमें अंडप निषेचन की क्रिया नहीं होता है। आपका ऑप्शन होगा बी। जैसे केला, अंगूर, इस समय निषेचन क्रिया नहीं होता है, और वो उसे बोलते हैं अनिषेक, बोलते हैं अंडपी कहते हैं, उसमें अंडाशय का निर्माण नहीं हो पाता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? कौन एक पादप हार्मोन है? तो देखिए पादप हार्मोन का नाम याद रखिएगा, कम है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक और
फिर से ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एफसीसी। देखिए इसमें कौन पादप हार्मोन है, तो देखिए यह है साइटोकाइनिन, मिल गया। इंसुलिन पादप हार्मोन नहीं है, थायरॉक्सिन पादप हार्मोन नहीं है, एस्ट्रोजन पादप हार्मोन नहीं है। एंड्रोजन और एस्ट्रोजन ये दोनों जनन हार्मोन है। ये थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। यह इंसुलिन, इंसुलिन भी नहीं है। तो आपका ऑप्शन होगा कौन, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सीन, तो ये सब कौन सा हार्मोन है, पादप हार्मोन है। क्लियर है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका तंत्र जब एक स्थान पर जुड़ते हैं तो उसके बीच खाली स्थान होता है, उस खाली स्थान को बोलते हैं सिनेप्स कहते हैं। जैसे देखिए तंत्रिका तंत्र हो गया, इसका सोच समझना, तंत्रिका तंत्र, एक तंत्रिका तंत्र हो गया, एक और तंत्रिका तंत्र जुड़ेगा इधर से, एक और तंत्रिका तंत्र जुड़ जाएगा यहाँ पे, तो इसके स्थान पर कुछ ना कुछ खाली भाग होगा, इस भाग को हम लोग बोलते हैं सिनेप्स। सिनेप्स, इस भाग पर एक प्रकार का द्रव भरा होता है, इसको बोलते हैं एसिटोकोलाइन या एसिटोकोलिन द्रव होता है। एसिटोकोलिन पूछा जाएगा कि सिनेप्स के पास कौन सा द्रव पाया जाता है, तो बढ़िया एसिटोकोलिन द्रव पाया जाता है। खाली स्थान को क्या बोलते हैं, तो सिनेप्स कहते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है सिनेप्स या सिनेटिक दरार, सिनेटिक दरार कहेंगे हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं सिनेप्स। तो आपका ऑप्शन होगा कौन, बी। ये दोनों में एक्सॉन, एक्सॉन ये डंटी को कहते हैं, एक्सॉन। ये आवेग तो क्या करता है, आवेग को ले जाने का काम करता है, ढोने का काम करता है, ये एक्सॉन ही तो करता है, ले जाने का काम करता है, लाने का काम करता है ये ऑक्सीजन। ये द्रुमिका क्या है, इसको द्रुमिका बोलते हैं, डेंड्राइटिस को द्रुमिका बोलते हैं, डेंड्राइटिस को द्रुमिका बोलते हैं, ये है द्रुमिका इसको बोलते हैं डेंड्राइटिस को। तो ये हो गया डेंड्राइटिस, ये हो गया एक्सॉन, यहाँ पे खाली स्थान पाया इसको बोलेंगे सिनेप्स। इसके ऊपर और संस्था पाया जाता है, इसको बोलते हैं, इसके ऊपर रेनर बियर नोड कहते हैं, इसके ऊपर न्यूरेलिमा भी पाया जाता है। तो बस खाली आपसे प्रश्न पूछ रहा था कि तंत्रिका के मध्य कर है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, तो दो तंत्रिका के बीच खाली स्थान को बोलते हैं सिनेप्स या सिनेटिक दरार। सिनेटिक दरार हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सिनेप्स कहते हैं। यहाँ पे एक द्रव पाया जाता है एसिटोकलिन द्रव, जो सूचनाओं को इधर उधर भेजने का काम करता है, यहाँ से वहाँ भेजने का काम करता है। चलिए अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। क्लियर है। देखिए प्रश्न है ना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, और ज़्यादातर प्रश्न आप लोग याद कर लीजिएगा, ताकि छोटे प्रश्न है, प्रश्न की संख्या भी कम है, क्योंकि पिछली बार पूछा गया है वही प्रश्न है, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं रखा गया है। कह मस्तिष्क उत्तरदायी है, मस्तिष्क किस काम के लिए उत्तरदायी होता है, आप सोचिए। ऑप्शन है सोचने के लिए, बी हृदय स्पंदन करने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, डी उपरोक्त सभी। मस्तिष्क किस काम के लिए है, तो मस्तिष्क ऑल ओवर मतलब पूरा काम, सब काम करता है, ये इसमें से होगा उपरोक्त सभी। आप लोग के लिए एक प्रश्न दे रहे हैं कि बताइए हृदय के संपंदन मस्तिष्क के किस भाग से होता है, ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि हृदय का संपंदन मस्तिष्क के किस भाग से होता है, मतलब हृदय का कंट्रोल करना, उसका धड़कन गति कंट्रोल करना मस्तिष्क के किस भाग से होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न क्या करा है, बहुकोशिकीय जीवों में, प्रश्न है बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है। जितने भी बहुकोशिकीय जीव हैं उस समय समन्वय कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार का किया जाता है, तो समन्वय होता है एक प्रकार का रासायनिक समन्वय, जिसमें हार्मोन के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। हार्मोन के द्वारा विभिन्न प्रकार के हमारे शरीर में जो भी परिवर्तन देखने को मिलते हैं उनको नियंत्रण करता है। दूसरा तंत्रिका समन्वय द्वारा, तंत्रिका न्यूरॉन के द्वारा समन्वय होता है, जैसे न्यूरॉन के द्वारा समन्वय बाहरी चोट से बचाना, चलना फिरना, सुनना, ये सब समन्वय क्रिया होता है, समझना सूंघना देखना, ये सब तंत्रिका के द्वारा होता है। लेकिन अगर कहा जाए ये रासायनिक समन्वय, तो रासायनिक समन्वय जैसे लंबाई का बढ़ना, मोटापा का बढ़ना, दिमाग का तेज होना, ये रासायनिक समन्वय होता है रासायनिक समन्वय। अर्थात बहुकोशिकीय जीव में उपयुक्त दोनों होगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों समन्वय होता है, पढ़े भी होंगे, पादप में भी दोनों समन्वय होता है, पेड़ पौधा में भी और जंतु में भी। रासायनिक समन्वय, एक तंत्रिका तंत्र के द्वारा समन्वय। समन्वय दो प्रकार से होता है, रासायनिक विधि के द्वारा, मतलब रासायनिक पदार्थ के द्वारा जिसमें हार्मोन आते हैं, और तंत्रिका तंत्र के द्वारा जिसमें तंत्रिका कोशिकाएं आते हैं, तंत्रिका कोशिकाएं, अर्थात इसमें ऑप्शन होगा उपयुक्त दोनों। क्लियर है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये प्रश्न संख्या में है, डाटा याद रखना पड़ेगा आपको। हम यहाँ बताएंगे, इनका नाम भी बताएंगे क्या क्या होता है। ऐसे कह रहा है कि तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार का होता है, हमारा शरीर में जो नियंत्रण करने वाला तंत्रिका होते हैं वो तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार होता है बताइए। तो इसका ऑप्शन होगा 3 प्रकार के। अब कौन कौन होगा, पहला तंत्रिका मोटर न्यूरॉन बोलते हैं उसको, दूसरा
संवेदी न्यूरॉन कहेंगे, तीसरा इंटर न्यूरॉन कहेंगे। मोटर, संवेदी, इंटर, मोटर, संवेदी, इंटर, मोटर न्यूरॉन, संवेदी न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन 3 प्रकार के होते हैं। इन 3 प्रकार के तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर में पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन हुआ है ये सी, 3 प्रकार के। क्लियर है? अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या करा है, प्रश्न को सोचिएगा, इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं, आपको कहीं से प्राप्त हो चुके होंगे या नहीं, तो फिर इसको सोच पढ़िए। आप किताब में जो प्रश्न पढ़े हैं या आप क्लास में पढ़ाया गया है उसके अनुसार जवाब दीजिए। प्रश्न करा है, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं। ये प्रश्न हो सकता है अगला साल एग्जाम में आ जाए, फिक्स है, क्योंकि ये प्रश्न इसके पिछले साल नहीं पूछा गया है और ये प्रश्न पूछने की संभावना ज़्यादा है। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, तो प्रतिवर्ती चाप बनने वाला मेरुरज्जु होता है। मेरुरज्जु में प्रतिवर्ती चाप बनता है। कौन सा बनता है? प्रतिवर्ती चाप। मस्तिष्क में तो सब प्रकार का इसका अनुकूलन होता है, इसका नियंत्रण होता है, मतलब सोचता है कि क्या करें क्या ना करें। एक्शन को रिएक्शन करने वाला काम होता है, मतलब यहाँ से एक्शन को, कोई काम को क्या करता है, ये समन्वय करता है, सोचता है, विचारता है क्या करे, इसी क्या करता है, प्रतिवर्ती का चाप करता है। ऑप्शन होगा ये मेरुरज्जु। पेशीय ऊतक, तो इस प्रकार से हमारे शरीर के मांसपेशियां बना हुआ है, पेशीय ऊतक से बनता है। तो आपका ऑप्शन होगा कौन? ए। क्लियर है? अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा, प्रश्न क्या करा है, देखिए शरीर की प्रधान, देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा घुमा कर दिया गया, आपको शायद जवाब इसका पता होगा लेकिन प्रश्न देख करके नहीं बता रहे होंगे। प्रश्न का शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहता है। प्रधान नियंत्रक ग्रंथि, प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहते हैं। जनन ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि को, थायराइड ग्रंथि को, इनमें से कोई नहीं। देखिए आपको हिंट करते हैं, प्रधान कहने का मतलब मास्टर, मास्टर ग्रंथि। प्रधान नियंत्रक मतलब सबको नियंत्रण करने वाला मेन हेड ग्रंथि है, किसको कहते हैं, तो ये हो गया पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन होगा बी, इसी को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, प्रधान ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि लगभग सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण करने का काम करता है। इस जनन ग्रंथिया में, जनन ग्रंथि एंड्रोजन और एस्ट्रोजन होता है, जनन की क्रिया में भाग लेने का काम करता है। थायरॉक्सिन ग्रंथि, जैसे थायराइड निकलता है, इनमें से कोई तो होगा नहीं। ये पीयूष ग्रंथि सभी ग्रंथियों पर क्या करता है, कंट्रोल करता है, इसलिए प्रधान नियंत्रण ग्रंथि कहेंगे, इसको मास्टर ग्रंथि कहेंगे, इसको पीयूष ग्रंथि कहेंगे। क्लियर है? अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है उसके द्वारा हार्मोन निकलता है और वो हार्मोन रक्त मार्ग में प्रवेश कर जाता है और जहाँ जहाँ रक्त जाता है वहाँ वहाँ हार्मोन टहलते रहता है। लेकिन अगर बहिःस्रावी ग्रंथि की बात किया जाए तो बहिःस्रावी ग्रंथि जितने होते हैं उस सब के द्वारा एंजाइम निकलते हैं और एंजाइम निकलने के लिए अलग से एक नली की आवश्यकता होती है। तो नली की आवश्यकता होगी तो नलिका युक्त कहेंगे, जिसके लिए नली की आवश्यकता नहीं होगी तो नलिका विहीन कहेंगे। तो ऑप्शन देखिए नलिका विहीन पहले ही ऑप्शन में आ गया कि अंतःस्रावी ग्रंथि मतलब इससे हार्मोन निकलता है और हार्मोन निकलता है तो रक्त मार्ग में मिलता है और रक्त के सहारे जहाँ जहाँ इसको आवश्यकता होती है वहाँ पहुँच जाता है। तो कोई नली की आवश्यकता स्पेशल नहीं होता है, इसे इसको उनके नलिका विहीन। ये नलिका युक्त तो एंजाइम होता है, कहेंगे इसको बहिःस्रावी ग्रंथि, तो ये होगा नहीं। तो आपका ऑप्शन होगा कौन? ए, नलिका विहीन। अंतःस्रावी ग्रंथि होती है नलिका विहीन, मतलब इसमें नली की आवश्यकता नहीं होती है, रक्त मार्ग के द्वारा अपना हार्मोन अपने स्थान पर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का काम ये करता है। क्लियर है? अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या करा है, यह प्रश्न बहुत मजेदार प्रश्न है, आप इसको बताइए क्योंकि इसका विश्लेषण पहले भी कर दिए हैं, मतलब इसी सेशन में आज ही इसका विश्लेषण कर दिए हम। प्रश्न करा है कि थायराइड ग्रंथि की अल्प क्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है और उसके कमी के कारण से कौन सा रोग होता है, ये आप अपना ऑप्शन इसको बताइएगा। आज का ये लास्ट प्रश्न होगा। आपका यह सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।